हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ्स हुई इजी में। मैं उम्मीद करता हूं अब तक मैंने आपको जो पढ़ाया है वो आपको समझ में आया है। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। आइए आज हम अपना नया चैप्टर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम लिमिट्स के बारे में पढ़ेंगे, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आपको बताएंगे। लिमिट्स क्या होती हैं ये आपको बताएंगे। इसके लिए आप सबसे पहले लीजिए एक फंक्शन लेट f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। तो ये हमारा फंक्शन है x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। हमारा अब काम क्या है, हम चाहते क्या हैं? हम ये चाहते हैं कैलकुलेट करें लिमिट x टेंडिंग टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। तो इसका मतलब क्या है, जब हम लिखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 1, अगर x की वैल्यू 1 के करीब पहुंचेगी तो फंक्शन की वैल्यू कहां तक पहुंचेगी? x की वैल्यू 1 नहीं होगी, x की वैल्यू 1 के बहुत नज़दीक पहुंचेगी, नियरली टू 1 पहुंचेगी। तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? इसको हम इस तरीके से समझते हैं। आप देखिए, एक नंबर लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे। ये एक छोटी सी हमने नंबर लाइन बना दी है। इधर हमें क्या मिलेगा, ये आप मान लीजिए दिस इज़ द पॉइंट 0। यहाँ हमने 0 ड्रॉ किया है। इधर आप ले लीजिए दिस इज़ 1, दिस इज़ 2। अब दो सिनेरियो हैं, हमें पहुंचना है x के 1 के करीब, x इज़ टेंडिंग टूवर्ड्स 1। तो एक तो हम 2 की तरफ से आ सकते हैं 1 के तरफ। अगर हम 2 की तरफ से आते हैं 1 की तरफ, चूँकि 2 आपका राइट हैंड साइड पे है, 1 से राइट हैंड साइड पे 2 है, तो इसको हम बोलेंगे राइट हैंड लिमिट। अगर हम 0 से 1 की तरफ आते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इस तरीके से हम 0 से भी 1 की तरफ आ सकते हैं और 2 से भी हम 1 की तरफ आ सकते हैं। दो सिनेरियो हो गए हैं। अब हम एक टेबल टाइप का आपको बना के दिखाते हैं। मान लेते हैं कि x की वैल्यू 2 है, हम राइट हैंड साइड से आ रहे हैं, तो इधर हम x लिख रहे हैं, इधर हम जो भी फंक्शन की वैल्यू आएगी वो लिख रहे हैं, f(x) लिख रहे हैं। तो आप देखिए, अगर x की वैल्यू 2 हो जाती है तो इसके अंदर हम अगर x की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो f(x) की वैल्यू हमें मिलती है 3। आप कैलकुलेट करिएगा, खुद ही आपको 3 मिलेगी। अब और अगर हम नज़दीक 1 की तरफ जाते हैं, कहते हैं चलिए हमने ले लिया इसको 1.9, तो ये आपको मिल जाएगा 2.9। आप खुद कैलकुलेट करिएगा बाद में। अगर हम 1.8 लेते हैं तो ये हमें मिलता है 2.8। अगर हम 1.5 ले लेते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 2.5। अब अगर हम इसको 1.1 ले लेते हैं, थोड़ा और नज़दीक हम 1 तक पहुंच गए हैं, तो ये हमें मिलेगा 2.1। अगर हम ले लेते हैं 1.01 तो ये हमें मिल जाएगा 2.01। दिस विल बी 2.01। अगर हम ले लेते हैं 1.001 तो ये क्या बन जाएगा? 2.001। तो आप देखिए, जैसे ही हम 2 से 1 के करीब पहुंच रहे हैं, वी आर रीचिंग नियर टू 1। अगर हम जो है 1 के करीब पहुंच रहे हैं तो ये वैल्यू कहाँ आपको दिखाई दे रही है? 3 से हमने शुरू किया था, कम होते 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 ये 2.001 आ गई है, और 2 के नज़दीक जाएंगे तो ये वैल्यू हमें कहाँ तक पहुंच जाएगी? ये वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी। तो इसको तो कहते हैं हम राइट हैंड लिमिट, क्योंकि हम राइट हैंड साइड से हमने अप्रोच किया है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं। देखिए, तो ये हो गया आपका x और ये हो गया आपका f(x). अगर x की वैल्यू हम 0 ले लेते हैं, अगर हम x की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो फंक्शन की वैल्यू हमें मिलती है 1। अब आप इसको थोड़ा सा बढ़ाना शुरू करिए। 0.1 अगर हम लेते हैं तो ये आपको मिल जाएगा 1.1। अगर हम लेते हैं 0.2 अगर हम ले लेते हैं तो ये कितना मिल जाएगा? 1.2। इस तरीके से आप थोड़ा सा और आगे चलिए, 0.5 ले लीजिए तो आपको मिलेगा 1.5। 0.9 ले लीजिए
तो हमें मिल जाएगी इसकी वैल्यू 1.9। अब आप आइए 0.99 लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 1.99। इसी तरीके से अगर आप 0.999 लेते हो तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.999। इस तरीके से अगर हम बढ़ते 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 1 तक पहुंच जाते हैं, हम 1 तक पहुंच जाते हैं, तो ये वैल्यू कहाँ तक बढ़ते बढ़ते पहुंचेगी, ये वैल्यू पहुंच जाएगी आपकी 2 तक। तो ये वैल्यू तो आपकी बढ़ रही है, यहाँ पे हम वैल्यू 0 से बढ़ा रहे हैं कहाँ तक, 1 तक, और यहाँ पे आपकी वैल्यू कहाँ से बढ़ रही है, 1 से लेके 2 तक आ रही है। इस केस के अंदर हम 2 से वैल्यू को कम कर रहे हैं, तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू कम होके 2 तक आ रही है। तो इसको हम कहेंगे कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 2, क्योंकि ये 2 के करीब पहुंच रहा है फंक्शन, दिस इज इक्वल टू 2। ये आपको जो मैंने एग्जांपल दी है ये केवल आपको समझाने के लिए दी है। एक्चुअल तरीका हमारा जब हम सवाल करेंगे वो अलग होगा, उसको हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। तो आइए, तो इस तरीके से हम लिमिट निकालते हैं। ये बेसिकली लिमिट का कॉन्सेप्ट है। अब कोई भी फंक्शन दे रखा है, आप कहोगे उसके अंदर डायरेक्टली आप वैल्यू 1 रख दीजिए। जैसे ये फंक्शन आपको दे रखा था f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। अगर हम इसके अंदर x की वैल्यू 1 रख देते हैं तो क्या आएगा, आप देखिए। इसका मतलब क्या हो गया, f1 हम निकाल रहे हैं। अगर हम f1 निकाल रहे हैं तो ये 1 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1, तो ये तो आपका बन गया 0 डिवाइडेड बाई 0। हमें कोई वैल्यू नहीं मिल रही है, ये क्या मिल गया हमें, 0 डिवाइडेड बाई 0 मिल गया। तो अगर हमें इस तरीके की कोई चीज़ मिलती है जिसको 0 बाई 0 बोलते हैं, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बोलते हैं, या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, या 0 इंटू इन्फिनिटी बोलते हैं, दिस आर कॉल्ड इनडेटर्मिनेट फॉर्म्स। जब भी हमें कोई इनडेटर्मिनेट फॉर्म मिलता है तो उस केस के अंदर हमें लिमिट निकालने का कोई ना कोई मेथड लगाना पड़ता है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते हैं। इनडेटर्मिनेट फॉर्म्स, ये क्या होते हैं इनडेटर्मिनेट फॉर्म्स। पहला फॉर्म जो बहुत फेमस फॉर्म है वो आपका 0 बाई 0 है। उसके बाद है, अगर आपको इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी मिल गया तो ये भी आपका इनडेटर्मिनेट फॉर्म है। अगर आपको इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी मिलता है, ये ध्यान रखिए इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 0 नहीं होता है, 0 बाई 0 भी 0 नहीं होता है या 1 नहीं होता है। इसको हम कैंसिल करके 1 नहीं लिख सकते हैं। इसी तरीके से इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी को कैंसिल करके हम 1 नहीं लिख सकते हैं, इसको माइनस करके हम 0 नहीं लिख सकते हैं। या हमारे पास है 0 मल्टीप्लाइड बाई इन्फिनिटी, तो ये भी आपका 0 नहीं होता है। तो ये सारे फॉर्म्स क्या होते हैं, ये इनडेटर्मिनेट फॉर्म्स होते हैं। इनडेटर्मिनेट फॉर्म्स का क्या मतलब है, हमें नहीं मालूम है 0 बाई 0 की क्या वैल्यू है, हमें नहीं मालूम है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की क्या वैल्यू है, हमें नहीं मालूम है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की क्या वैल्यू है, या 0 इंटू इन्फिनिटी की क्या वैल्यू है। इस तरीके से एक आध फॉर्म और भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए इतना सफिशिएंट है जानना कि ये हमारे क्या हैं, इनडेटर्मिनेट फॉर्म्स हैं। अब मान लेते हैं कि हमें इनडेटर्मिनेट फॉर्म्स मिल जाता है, तो उस केस में हम कौन सा मेथड लगाएंगे लिमिट निकालने के लिए। तो ये हम जानते हैं मेथड्स टू इवेल्युएट लिमिट्स। तो अब हम यहाँ पे हेडिंग डाल रहे हैं, मेथड्स टू इवेल्युएट लिमिट्स। तो सबसे पहला मेथड जो हम लिख रहे हैं वो है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड तभी काम करेगा जब आपका कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं मिल रहा है। अगर हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और हमें कोई आंसर मिल गया, SUBSTITUTION, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन,
हमें कोई वैल्यू मिल गई, 1 मिल गया, 2 मिल गया, 1/2 मिल गया, -5 मिल गया, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से भी हम निकाल सकते हैं। नंबर सेकंड मेथड हमारे पास है फैक्टराइजेशन मेथड। तो आप लिखिए फैक्टराइजेशन। हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे और कोई एक फैक्टर को कैंसिल करेंगे, उसके बाद हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये हो गया फैक्टराइजेशन मेथड। उसके बाद तीसरा आता है रेशनलाइजेशन। तीसरा मेथड क्या आएगा आपका? रेशनलाइजेशन। हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे, उसके बाद हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये हो गया रेशनलाइजेशन मेथड। अब उसके बाद आता है फोर्थ के अंदर आता है यूज ऑफ सम स्टैंडर्ड फॉर्मूले। यूज ऑफ सम स्टैंडर्ड फॉर्मूले। अब इसके अंदर कई पार्ट्स हो गए। जो सबसे फेमस और इम्पोर्टेंट है वो है लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x डिवाइडेड बाई x दिस इज इक्वल टू 1। इसको आप sin 0/0 करके 0/0 इनडेटरमिनेट फॉर्म नहीं माना जाएगा। ये sin x डिवाइडेड बाई x और लिमिट x टेंडिंग टू 0 जरूरी है। यहाँ पे कुछ और लिमिट x टेंडिंग टू होगी तब ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x बाई x इज इक्वल टू 1, दिस इज फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला। एंड उसके बाद हमें मिलता है लिमिट x टेंडिंग टू 1, लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x बाई x। तो ये भी आपको क्या मिल जाएगा? इसकी भी वैल्यू होती है 1। तो ये भी ध्यान रखना है, ये भी आपका इंडेटरमिनेट फॉर्म नहीं है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x बाई x एक फॉर्मूला हो गया जिसकी वैल्यू हो गई 1। उसके बाद आप आ जाइए, अगर हमें ये मिल जाता है लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाई x दिस इज इक्वल टू 0। तो ये लिमिट क्या मिलती है? हमें 0 मिलती है। अब एक फॉर्मूला और है, इसको भी आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। लिमिट x टेंडिंग टू a x टू द पावर ऑफ n माइनस a टू द पावर ऑफ n डिवाइडेड बाई x माइनस a। तो इसका क्या आंसर होगा? n मल्टीप्लाइड बाई a टू द पावर ऑफ n माइनस 1। इस फॉर्मूले को लगाने के लिए एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, x की पावर n है तो a की पावर भी n होनी चाहिए, तो ये दोनों पावर सेम होनी चाहिए। तीसरी चीज़ लिमिट x टेंडिंग टू a है तो ये a इधर a और ये नीचे है, ये तीनों एक ही नंबर होने चाहिए, तब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो एक बार अगर आपने ये चारों फॉर्मूले याद कर लिए हैं, मेथड्स याद कर लिए हैं और आपने ये समझ लिया है कि इंडेटरमिनेट फॉर्म्स क्या होते हैं, तो लिमिट्स कैलकुलेट करना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं अपनी एक्सरसाइज 13.1 को। इसके कुछ सवाल आज हम करेंगे। देखिए 13.1, इसके अंदर आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है लिमिट x टेंडिंग टू 3x प्लस 3। तो आप देखिए इसके अंदर हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये आपको क्या मिलना चाहिए? 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 कितना आ जाएगा? 6। तो इसका आंसर होना चाहिए 6। अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, ये भी आसान सवाल है। लिमिट x टेंडिंग टू पाई x माइनस 22/7, x माइनस 22/7। तो इसमें भी आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। तो ये क्या बनेगा? पाई माइनस 22/7। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, पाई को 22/7 लिख के कैंसिल कर देते हैं और आंसर 0 लिख देते हैं, तो उनका सवाल गलत हो जाता है।
एक्चुअल में जब हम पाई इज इक्वल टू 22/7 बोलते हैं तो वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। 22/7 एक रैशनल नंबर होता है, पाई एक इरेशनल नंबर होता है, इसीलिए पाई की जगह पे हम 22/7 नहीं रख सकते हैं। ये हम मेंसुरेशन में या कहीं और हमें कैलकुलेट करना होता है तब हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू रख देते हैं 22/7 या 3.14। यहाँ पे हमें आंसर को इसी तरीके से छोड़ना पड़ेगा, पाई माइनस 22/7। आइए अब आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दे रखा है लिमिट r टेंडिंग टू 1, लिमिट r टेंडिंग टू 1 पाई r स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, r की जगह पे 1 डाल देना है। तो ये आपको कितना मिल जाएगा, पाई मल्टीप्लाइड बाई 1 स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू पाई। तो इसका आंसर हमें कितना मिल जाएगा, पाई मिल जाएगा। r की जगह पे हमने क्या रख दिया है, 1 रख दिया है। ये सारे के सारे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन के सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर लेते हैं, शायद ये भी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का ही सवाल हो। लिमिट x टेंडिंग टू 4, 4x + 3 डिवाइडेड बाई x - 2। तो x की जगह पे आप क्या डालोगे, 4 डालोगे। तो ये कितना बन जाएगा, 4 × 4 + 3 डिवाइडेड बाई 4 - 2। तो ये कितना आ गया, आप चेक करिए। दिस इज इक्वल टू 16 + 3 19, 19 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका आंसर हो गया 19 डिवाइडेड बाई 2। आइए अब आप क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दे रखा है, लिमिट x टेंडिंग टू -1, लिमिट x टेंडिंग टू -1 x टू द पावर ऑफ 10 प्लस x टू द पावर ऑफ 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x - 1। तो यहाँ पे आप x की जगह पे -1 डालिए, देखिए आपको क्या मिलेगा, ये -1 टू द पावर ऑफ 10 प्लस -1 टू द पावर ऑफ 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -1 - 1। तो ये तो आपका बन गया +1, 1 की पावर 10 बन गया ये 1। ये आपका बनेगा क्योंकि पावर आपकी ऑड है, -1 + 1 डिवाइडेड बाई -2। तो एक 1 और एक -1 कैंसिल हो गया। तो ये कितना आंसर आ जाना चाहिए, -1/2। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें आंसर मिलता है -1/2। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 हमें करना है, जिसको हम अलग तरीके से करेंगे। ये आपका डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का सवाल नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमें कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दे रखा है लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x + 1 टू द पावर ऑफ 5, x + 1 टू द पावर ऑफ 5 -1 डिवाइडेड बाई x। अब आप देखिए अगर हम इसके अंदर 0 डाल देते हैं तो ये फॉर्म आपको क्या मिलता है, 0/0 फॉर्म मिलता है। अगर इसके अंदर आप x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो 1 - 1 0 और नीचे भी 0 है, तो ये क्या हो गया, 0/0 फॉर्म हो गया। इसका मतलब क्या है, हमें कोई मेथड अप्लाई करना है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल नहीं है। तो क्या हम मेथड अप्लाई करेंगे ये आप देखिए। तो हम इसके अंदर एक सब्स्टिट्यूशन ले लें, लेट x + 1 इज इक्वल टू t। अगर x की वैल्यू 0 हो जाती है तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं एज x टेंड्स टू 0 t टेंड्स टू 1। इसका मतलब क्या हो गया, अगर x की वैल्यू 0 हो जाती है तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और इससे अगर हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं तो वो हमें क्या मिलेगी, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू t - 1। तो ये सब्स्टिट्यूशंस अगर हम इसके अंदर करते हैं तो अब हम लिखेंगे लिमिट t टेंडिंग टू 1।
अब x टेंडिंग टू 0 की जगह पे हम लिखेंगे t टेंडिंग टू 1। x प्लस 1 की वैल्यू t है, तो इसको हमने लिख दिया t टू द पावर ऑफ 5 माइनस 1, और x की वैल्यू निकली है t माइनस 1। अब आप देखिए इसको हम लिख सकते हैं लिमिट t टेंडिंग टू 1 t टेंडिंग टू 1 t टू द पावर ऑफ 5 माइनस 1 टू द पावर ऑफ 5 डिवाइडेड बाई t माइनस 1। तो ये वही फॉर्मूला हो गया जो मैंने आपको ऊपर लिखवाया था, लिमिट x टेंडिंग टू a x टू द पावर ऑफ n माइनस a टू द पावर ऑफ n डिवाइडेड बाई x माइनस 1। तो इसका आंसर क्या निकला था, n का मतलब हो गया 5, और क्या निकला था a टू द पावर ऑफ n माइनस 1, तो 1 टू द पावर ऑफ 5 माइनस 1 4 हो गया ये। तो ये कितना बन गया 5 इंटू 1। 5 इंटू 1 मतलब कितना आंसर हमें मिला है इसका, दिस इज इक्वल टू 5। तो इस लिमिट का आंसर हमें कितना मिल जाता है, इसका आंसर हमें मिल जाता है 5। आप चाहो तो ब्रैकेट के अंदर ये फॉर्मूला लिख लीजिए, इसको हमने अप्लाई किया है, लिमिट x टेंडिंग टू a x टू द पावर ऑफ n माइनस a टू द पावर ऑफ n डिवाइडेड बाई x माइनस a, दिस इज इक्वल टू n a टू द पावर ऑफ n माइनस 1। ये आप ब्रैकेट के अंदर लिख लीजिए, जिससे टीचर को भी क्लियर हो जाएगा और आपको भी क्लियर हो जाएगा कि हमने ये फॉर्मूला लगाया है। देखिए ऊपर दोनों पावर सेम होनी चाहिए थी, तो यहाँ पे t की पावर 5 है और 1 की पावर 5 है, तो ये 5 मैच कर गया। x टू द पावर ऑफ a में ये a और ये a टू द पावर ऑफ n का a, और नीचे x माइनस a, ये क्या होना चाहिए x माइनस a, तो ये आपका हो गया 1, ये 1 की पावर 5 का 1 और t माइनस 1 का 1, ये तीनों नंबर आपके मैच होने चाहिए, तब जाके हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 6 को इस फॉर्मूले से किया है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 भी डिस्कस करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दे रखा है लिमिट x टेंडिंग टू 2, लिमिट x टेंडिंग टू 2 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 4। अब अगर इधर आप 2 डालोगे तो ये भी आपको 0/0 फॉर्म मिल जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर तो आपका ऑलरेडी 0 आ रहा है। और देखिए न्यूमरेटर आप देख लीजिए, 2 डालने से 4 3 जा 12, 12 माइनस 2 10, 10 माइनस 10 0, सो दिस इज ऑल्सो 0/0 फॉर्म। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन नहीं कर सकते हैं, हमें कोई मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। क्या मेथड अप्लाई करेंगे हम, फैक्टराइजेशन। तो आपको फैक्टराइजेशन करना है। लिमिट x टेंडिंग टू 2, ऊपर तो आप क्या करोगे, मिडिल टर्म को ब्रेक करोगे, तो ये माइनस 30 बन रहा है, तो कैसे लिख सकते हैं हम इसको, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 x प्लस 2, x माइनस 2 x प्लस 2। अब आप देखिए हम क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर में से 3x कॉमन ले लीजिए। अगर हम 3x कॉमन ले लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, x माइनस 2। इसी तरीके से बाकी के 2 टर्म्स में से आप 5 कॉमन ले लीजिए, आपको मिल जाएगा x माइनस 2। नीचे क्या मिलेगा हमें, x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 2। अब ये देखिए क्या बन जाता है, लिमिट x टेंडिंग टू 2, x माइनस 2 आप एक ब्रैकेट के अंदर कर लीजिए और एक ब्रैकेट के अंदर आप कर लीजिए 3x प्लस 5। नीचे क्या आ गया आपका, x माइनस 2 x प्लस 2। तो ये आपका x माइनस 2 और x माइनस 2 कैंसिल हो गया। अब आप x की जगह पे 2 रख सकते हो, तो ये कितना आ जाएगा, 3 इंटू 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाई
2 + 2 डिवाइडेड बाई 2 + 2, तो ये कितना आंसर बनेगा, ये हो गया 6 + 5 11, तो ये आ गया आपके पास 11/4। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 7 को किया है, जिसके अंदर हमने फैक्टराइजेशन किया है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या दे रखा है, लिमिट x टेंडिंग टू 3, लिमिट x टेंडिंग टू 3 x to the power of 4 minus 81 divided by 2x square minus 5x minus 3। तो इसको हमें कैलकुलेट करना है। देखिए इसके अंदर भी हम फैक्टराइजेशन का मेथड लगाएंगे, तो इसको हम फैक्टराइज करते हैं। इसको अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो आप देखिए हमें क्या मिलेगा। तो इसको आप फैक्टराइज करिए तो ये हमें बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 3, इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 9, 81 9 का स्क्वायर होता है और x की पावर 4 x स्क्वायर का स्क्वायर होता है। तो इसको हमने लिखा x स्क्वायर माइनस 9 x स्क्वायर प्लस 9, x स्क्वायर प्लस 9। नीचे भी आप फैक्टराइज करिए तो ये कितना हो जाएगा, -6 हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 3। अब आप देखिए कितना हमें मिल जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 3, x स्क्वायर माइनस 9 को एक बार और आप फैक्टराइज करिए, x माइनस 3 x प्लस 3 और ये हो गया x स्क्वायर प्लस 9 डिवाइडेड बाई, ये कितना हो जाएगा 2x आप कॉमन निकालिए तो हमें मिल गया x माइनस 3 और इधर आपका 1 ही कॉमन निकलेगा तो ये भी क्या बन जाएगा x माइनस 3। और आप इसको फैक्टराइज करिए, लिमिट x टेंडिंग टू 3 x माइनस 3 x प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 9, दिस इज डिवाइडेड बाई x माइनस 3 और क्या बन जाएगा हमारे पास 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। ये x माइनस 3 और ये x माइनस 3 आप कैंसिल करिए, एक फैक्टर कैंसिल हो गया है। अब हम x की वैल्यू इसके अंदर 3 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। देखिए अगर हम x की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 3 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर हो गया 9, 9 प्लस 9, 9 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 1, ये कितना बन जाएगा 6 प्लस 1। तो इसको आपको कैलकुलेट करना है, तो ये हो गया 3 प्लस 3 6 हो गया, दिस इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई 81 डिवाइडेड बाई 7, 6 इंटू 81 डिवाइडेड बाई 7। तो इसको आप मल्टीप्लाई करिए, 6 1 जा 6 आएगा आपके पास और 8 6 जा कितना हो गया 48 हो गया। अगर हम 6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, सॉरी ये 9 प्लस 9 है 18 होना चाहिए, तो इसको हम यहाँ पे सुधार लेते हैं, ये मल्टीप्लाइड नहीं है ये एडिशन है हमारे पास। तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास 6 इंटू 18, 3 प्लस 3 इज 6 और 9 प्लस 9 इज 18। तो 18 को हमें 6 से मल्टीप्लाई करना है, 18 5 जा 90 और 18 90 प्लस 18 आप कर दीजिए 108 डिवाइडेड बाई 7 हमें मिलना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो गया 108 डिवाइडेड बाई 7। तो आप यहाँ पे लिखिए 108 डिवाइडेड बाई 7। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 8 को किया है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 9 भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दे रखा है लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0 ax प्लस b
डिवाइडेड बाई सी एक्स प्लस 1। अब आप देखिए अगर हम x की जगह पे 0 रख देते हैं तो हमें 0/0 फॉर्मूला नहीं मिलेगा, फॉर्म नहीं मिलेगा। तो ये सवाल कैसा हो गया आपके पास, डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन का हो गया। प्लस b डिवाइडेड बाई c इंटू 0 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा b/1 दैट इज इक्वल टू b। दिस इज b/1 और b, तो आंसर कितना हो गया इसके लिए, b आंसर हो गया। अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर देखिए क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हमें दे रखा है लिमिट z टेंडिंग टू 1 z टू द पावर ऑफ 1/3 z टू द पावर ऑफ 1/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई z टू द पावर ऑफ 1/6 माइनस 1। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये आप देखिए, इसको हमने लिखा लिमिट z टेंडिंग टू 1, 1/3 जो है 1/6 का स्क्वायर होता है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं z टू द पावर ऑफ 1/6 का स्क्वायर, z टू द पावर ऑफ 1/6 का स्क्वायर। तो ये हमने इस तरीके से लिखा। हम इसको ऐसे लिखते हैं, एक मिनट के लिए ये ब्रैकेट तो यहाँ से हटा देता हूँ मैं, z टू द पावर ऑफ 1/6 का स्क्वायर कर देते हैं, ये कर देते हैं। तो अब क्या होगा, पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, 2/6 1/3 आपको मिल जाएगा, माइनस 1 डिवाइडेड बाई z 1/6 माइनस 1, z 1/6 माइनस 1। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो आप देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लीजिए। तो ये बन गया z टू द पावर ऑफ 1/6 माइनस 1, एक ब्रैकेट के अंदर z टू द पावर ऑफ 1/6 प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पे आपको लिखे रहना है लिमिट z टेंडिंग टू 1, तो ये भी हम यहाँ पे लिख देते हैं लिमिट z टेंडिंग टू 1, ये हमें यहाँ पे लिखे रहने देना है लिमिट z टेंडिंग टू 1, लिमिट z टेंडिंग टू 1 डिवाइडेड बाई z टू द पावर ऑफ 1/6 माइनस 1। तो ये आपका डिनोमिनेटर इस फैक्टर से कैंसिल आउट हो गया, तो आपको क्या मिलेगा, ये लिमिट z टेंडिंग टू 1 z टू द पावर ऑफ 1/6 प्लस 1। अब आप z की जगह पे 1 डालिए तो हमें कितना मिल जाएगा, 1 टू द पावर ऑफ 1/6 प्लस 1। 1 की कोई भी पावर 1 ही होती है, तो ये हमें मिलेगा 1 प्लस 1। तो अल्टीमेटली हमें कितना आंसर मिल जाएगा, 2। तो इस सवाल के अंदर जो हमें आंसर मिला है वो कितना है, 2 मिला है। आइए अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 9 हमने कर लिया है, अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 10 किया है, ये क्वेश्चन नंबर 10 था जो अभी हमने किया है। तो अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर हमें दे रखा है लिमिट x टेंडिंग टू 1, लिमिट x टेंडिंग टू 1 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c डिवाइडेड बाई cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a, cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a। अब आप देखिए अगर हम इसके अंदर x की जगह पे 1 डाल देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, a इंटू 1 स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस c डिवाइडेड बाई c इंटू 1 स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस a। तो ये क्या आ जाएगा, a प्लस b प्लस c, नीचे हमें क्या मिलेगा, c प्लस b प्लस a। तो कुल मिला के जो न्यूमरेटर है वही आपका डिनोमिनेटर है, तो इसको हमने कैंसिल कर दिया। सवाल में लिख रखा है a प्लस b प्लस c 0 नहीं है,
तो इसका आंसर कितना मिल जाएगा 1। तो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर हमें आंसर मिला है 1। एक सवाल और हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसको आप देखिए क्या दे रखा है हमें, लिमिट x टेंडिंग टू -2, लिमिट x टेंडिंग टू -2 1/x प्लस 1/2, 1/x प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई x प्लस 2, डिवाइडेड बाई x प्लस 2। तो आपको क्या करना है, न्यूमरेटर के अंदर आपको एलसीएम लेना है। तो ये बन गया लिमिट x टेंडिंग टू -2। अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये बनेगा 2 + x डिवाइडेड बाई 2x, और इस पूरे के भी नीचे एक चीज़ हमें दे रखी है, वो क्या दे रखी है, होल डिवाइडेड बाई x प्लस 2, होल डिवाइडेड बाई x प्लस 2। तो ये क्या बन जाएगा, 2 + x ऊपर से और ये नीचे से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये 2 + x और ये x प्लस 2 कैंसिल हो गया। तो कितना बच गया हमारे पास, लिमिट x टेंडिंग टू -2, ये बन गया 1/2x, दिस इज इक्वल टू 1/2x। अब आप क्या कर सकते हो, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। x की वैल्यू कितनी दे रखी है, -2 दे रखी है। तो ये कितना बन जाएगा, 1/2 इंटू -2, सो दिस इज इक्वल टू -1/4। तो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर जो हमें आंसर मिलता है वो है -1/4। इस तरीके से आज की क्लास में हमने लिमिट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं और एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 12 तक किया है। इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे के सवाल हम अगली क्लास में करेंगे। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इसके साथ ही जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई को आसान कर सकें। इसके साथ ही आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। हैव ए नाइस डे।